नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में फिर नायब सरकार। जी हां, हरियाणा के सभी हलकों का आप जानते हैं चुनाव परिणाम सामने आ चुका है। जो हम बार बार कहते रहे, हरियाणा में कभी नहीं हुआ कोई पार्टी लगातार तीसरी बार विजय हासिल नहीं कर पाई। बीजेपी ने कर दिखाया कि बीजेपी ने बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाई है, विजय पताका फहराई है। साथ ही कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी लगातार सरकार बनाने का दम भरती रही। कांग्रेस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट भी नजर आई, लेकिन 37 विधायकों की संख्या के साथ कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। 3 निर्दलीय भी चुनकर आए हैं, तीनों ही निर्दलीय बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में चर्चा चुनाव परिणाम को लेकर हम करने वाले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजों के ठीक उलट राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी की लहर चली। बीजेपी ने यहां 48 सीटों पर विजय पताका लहराकर तीसरी बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों पर सफलता हासिल हुई। राज्य में 3 निर्दलीय उम्मीदवार को भी जीत मिली है। हरियाणा के 58 साल के इतिहास में बीजेपी के नाम में बड़ी उपलब्धि हो गई है। यहाँ किसी भी सरकार ने हैट्रिक नहीं लगाई थी, लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसने जीत की हैट्रिक लगाई। अब बीजेपी की बम्पर जीत के बाद लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। नायब सैनी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। सैनी ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। साथ ही उन्होंने हरियाणा की जनता का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। वहीं बीजेपी की जीत के बाद कांग्रेस में सवालों का दौर शुरू हो चुका है। शिकायतें मिली हैं हमारे को कि भाई बैटरी की कहीं 99% बैटरी थी, कहीं 70% थी। सबकी शिकायतें उम्मीदवारों ने दी हैं, वो सारी हम उनका करेंगे। एआईसीसी में जयराम ने कहा है वो करेंगे बात। 19 में जोड़ जुगाड़ से इन्होंने बनाया था, सरकार बनाई थी। अब मैंने जो बताया उसका कारण बताया। अगर ये ऐसे होते तो इनको मुख्यमंत्री बदलने की क्या जरूरत थी। उधर चुनाव के नतीजे पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का भी बयान सामने आया। सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। चुनाव के समय जरूर हमें लगा कि हमको सबको मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बहुत कुछ होते हुए हमने सारी चीजें ढकते हुए चुनाव लड़ा, मिलकर चुनाव लड़ा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव हमेशा से दिलचस्प रहे हैं। इस बार भी वैसा ही मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी ने हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। उधर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आगे क्या रूप लेता है। न्यूज़ डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो आइए बीजेपी की हैट्रिक को लेकर, कांग्रेस के तमाम दावों के बाद हुई हार को लेकर और दूसरे दलों के परिणाम को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी।
ललित अरोड़ा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेणु हैं, इन्हें लोक पक्ष रखेंगे। अजय चौधरी प्रवक्ता जेजेपी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। और विदु जी, शुरुआत आपसे। कांग्रेस भी लगातार कह रही थी सरकार बनाएंगे, आप भी डिबेट में कई बार जुड़े, आपने भी कहा भले ही ओपिनियन पोल कुछ भी कहते रहे, अनुमान कुछ भी हो, दावा कुछ भी किया जाए, लेकिन सरकार बीजेपी ही बनाने जा रही है। सबसे बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं? आपकी पार्टी को, बीजेपी को हरियाणा में तीसरी बार अवसर दिया है हरियाणा की जनता ने, जो कभी हरियाणा में नहीं हो पाया। ज्योति जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से हरियाणा न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे साथी पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करती है, जन कल्याण के कार्य करती है, अंत्योदय के भाव के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए काम करती है, गरीब की सरकारें बनती है हमारी। जहां जहां पर भी सरकारें हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है शानदार है, उनका रिपोर्ट कार्ड शानदार है। और इसलिए ही एक बार भाजपा बार बार भाजपा का नारा पूरे देश के अंदर गूंजता है। जहां कहीं पर भी हम, हरियाणा जैसे प्रांत में जहां पर हम लेटरल एंट्री हुई, हमारी लेट एंट्री हुई, वहां पर तो नारा था चप्पा चप्पा भाजपा। जब सारे देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सेवाओं का लाभ निरंतर लगातार मिल रहा है, तो हरियाणा की जनता उससे वंचित क्यों रहे? 2014 में ये नारा चला कि चप्पा चप्पा भाजपा, और एक बार गरीब ने अपनी सरकार जहां पर बना ली, एक बार जनता ने अपनी खुद की सरकार बना ली, इन परिवारवादियों से छुटकारा पा लिया, इन भ्रष्टाचारियों से छुटकारा पा लिया, तो वापस इनकी तरफ मुड़कर नहीं जाती। ये केवल हरियाणा में ही नहीं है, ये हमने देखा कि उत्तराखंड में भी इसी प्रकार से हमने रिकॉर्ड बनाया। पहली बार हम ऐसी स्थिति में आए कि लगातार 2 सरकारें बनी। उत्तर प्रदेश में भी हमने लगातार 2 सरकारें बनाई, जो 50 साल में पहली बार हुआ था। हम जानते हैं कि राजस्थान में निरंतर हमारी सरकार आती रही है। मध्य प्रदेश में लगातार हम 2003 से आज 21 साल हो गए, लगातार हम सरकारें चला रहे हैं। बीच में 1 साल का कालखंड इन लोगों को दिया था और जनता इतनी त्रस्त हुई इनसे, इतनी त्रस्त हुई कि वापस भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार से रहा है। गुजरात के अंदर तो 1995 के बाद से लगातार हम आ रहे हैं। तो एक बार भाजपा बार बार भाजपा, और वहीं दूसरी तरफ एक बार कांग्रेस से मुक्ति मिल जाती है किसी प्रदेश को, तो वापस कांग्रेस की तरफ नहीं देखता कोई प्रदेश। हम देखते हैं कि खास तौर पर जिन प्रदेशों में 2 बार कांग्रेस हार गई, वहां पर कांग्रेस दोबारा नहीं आ पाई, और जहां पर एक बार भी कांग्रेस का शासनकाल आ गया तो दूसरी बार वो हारती जरूर है। 2011 के बाद कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कांग्रेस एक बार जीतने के बाद दोबारा जीत पाई हो। हमने 2014 में सरकार बनाई थी, ऐतिहासिक सरकार बनाई थी। 2019 तक आते आते हमने अपना वोट प्रतिशत सत्ता में रहते हुए बढ़ा लिया। यह ऐतिहासिकता, हरियाणा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ाओ। हम 33% से 36.5% तक चले गए, 3.5% की वृद्धि। अब हम 40% बढ़कर फिर 3.5% की वृद्धि। जो समय बीतता जा रहा है, अधिक से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, अधिक से अधिक लोग कांग्रेस को रिजेक्ट करते जा रहे हैं। और 2 बार जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो कोई इतिहास ही नहीं था। अब तो 3 बार जो है विधानसभा में रिजेक्ट कर दिया, 3 बार लोकसभा में कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस अपने अंतिम क्षण हो चुके हैं। कांग्रेस का सफाया हरियाणा की जनता ने कर लिया है। जब कांग्रेस का हरियाणा के अंदर कोई भविष्य नहीं। अंत्योदय को लेकर जो सरकार ने योजनाएं चलाई, तब भी हम कई बार ये चर्चा करते थे कि ये कहीं ना कहीं ठीक है, इसका फायदा तो लोगों को मिल ही रहा है, ये वोट बैंक भी बीजेपी का तैयार हो रहा है, जो अंतिम पंक्ति में लोगों को फायदा सरकारी योजनाओं का मिले। आपको लग रहा है कि जिन लोगों को सरकार, पहले मैंने आपसे सवाल पूछा था कि साइलेंट वोटर्स कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं, जो सरकार के कामकाज से, सरकार की नीतियों से, सरकार की योजनाओं का जिनको लाभ मिल रहा है, तो साइलेंट वोटर्स ही थे बीजेपी की सरकार बनाने वाले हरियाणा में? देखिए, सिर्फ साइलेंट वोटर को सिर्फ गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित समाज का ही ना मानो। ये जो साइलेंट वोटर हैं, ये हरियाणा के देशभक्त वोटर हैं। हरियाणा की जनता वैसे भी देशभक्त है। इन्होंने देश को बांटने की कांग्रेस की साजिशों पर जोरदार तमाचा मारा है। कांग्रेस ने हरियाणा को प्रयोगशाला बनाया हुआ था, हरियाणा को जलाया जा रहा था। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हरियाणवियों के किस प्रकार हितों का कुठाराघात किया जा रहा था। अंतरराष्ट्रीय साजिशों का ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया हुआ था हरियाणा को। हमारे छाती के ऊपर 13-14 महीने आंदोलनों को खड़ा किया गया।
जिन आंदोलनों के पीछे बेसिस नहीं था, झूठ की और अफवाह के दम पर आंदोलन खड़े किए गए, कांग्रेस और कांग्रेस के चट्टे बट्टों को देश की जनता ने और विशेष रूप से हरियाणा की देशभक्त जनता ने जोरदार तमाचा मारा है। और ये इसलिए मारा है क्योंकि ये जो गरीब है ना, ये देशभक्त भी है, और आम हरियाणवी जो है, आम हरियाणवी देशभक्त है। वो कभी भी ये देश के खिलाफ जो बात करने वाले लोग हैं, इनकी बात नहीं करती। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जो पिछले 3 महीने से 99 सीट वाला व्यक्ति खुद को 299 सीट समझकर जो कूद फांक कर रहा था, मुझे लगता है उसकी कूद फांक पर विराम लगनी चाहिए अब। और अब जो है उनसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाने चाहिए। वो जहां जहां पर भी गए हैं कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते गए हैं। असंध में गए, असंध में कांग्रेस हारी। महेंद्रगढ़ नारनौल में गए, वहां पर कांग्रेस हारी। फरीदाबाद में गए, फरीदाबाद कांग्रेस हारी। सोनीपत के अंदर जाकर जीरी लगाकर आए, सोनीपत से कांग्रेस को साफ कर दिया। जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहां हुआ बंटाधार। प्रियंका गांधी भी भवानी खेड़ा गई थी, वहां पर भी हार गई। विनेश फोगाट के कार्यक्रम, विनेश फोगाट जो पहले से ही स्टारडम के अंदर डूबी हुई थी, उनके यहां पर भी चुनाव प्रचार करने आई थी। लगभग 10 राउंड से अधिक विनेश फोगाट पीछे चलती रही, मसा अपनी सीट बचा पाई हैं। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अब पनौती का दूसरा नाम है। और देश और प्रदेश जानता है कि इन लोगों के जिस प्रकार का एंटी इंडिया जो नैरेटिव है, उसको हरियाणा की जनता ने बीड़ा उठाया कि उनके नैरेटिव को हमने बस्ट करना है। मैं हरियाणा की जनता को बारंबार धन्यवाद करता हूं। हरियाणा की जनता चलिए, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ करता हूं कि उन्होंने देश विरोधी ताकतों को हरियाणा के अंदर पैर रखने की जगह नहीं दी। हरियाणा की जनता आज जो है वो सलाम के लायक है, वो प्रणाम के लायक है। ललित जी, मंथन किया कि आप लोगों ने, क्या वजह रही? कोई जिम्मेदारी लेगा इस हार की? हार की जिम्मेदारी कलेक्टिवली ली जाती है और उसका भी मंथन चल रहा है। मैं अभी एक प्रवक्ता भाषण नहीं चाहती करना डिबेट का कुछ हिस्सा दिया है, और मैं इन लोगों ने क्या किया है, मैंने चेक किया। आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल रही ललित जी, एक बार फिर से प्रयास कीजिए। अगर आपकी आवाज हम तक पहुंचती है तो आप उत्तर दीजिएगा। चलिए, इनको एक बार फिर से चर्चा में जोड़िए। आप लोग भी सिरसा से सरकार बनाने की कह रहे थे रेड्डू साहब, क्या हुआ? आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, पार्टी का चेहरा अभय चौटाला भी हार गए। कहां चूक हुई? क्यों लोगों ने मात दी इलाहाबाद से? नहीं, देखिए, हमसे कहीं चूक नहीं हुई। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जिस प्रकार से विपक्ष में भूमिका निभानी चाहिए थी, वो हमने पूरी अच्छे तरीके से भूमिका निभाने का काम किया। अभय सिंह चौटाला ने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पार्टी ने किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लोगों के बीच में जाने में, लोगों की आवाज बनने में, विधानसभा हो चाहे हरियाणा प्रदेश का क्षेत्र हो, वहां हर जगह जाकर के लोगों में बीच रह करके लोगों से मिलने जुलने और उनकी समस्याओं को उठाने का हमने भरपूर प्रयास किया। अब कहाँ कमी रही, कैसे रही, वो तो जनता ही इसको बताएगी। लेकिन जनता ने जो हमारे को कम आशीर्वाद दिया, कोई बात नहीं, जो भी हमारे को आशीर्वाद दिया हम उसको पलक पावड़ों पर बिठा करके उसको सर स्वीकार करते हैं। हमें इस बात का दुख जरूर है कि हमारे मुख्यमंत्री का भी चेहरा थे, हमारे सब कुछ अभय सिंह जी चौटाला थे, वो भी हार गए हैं। इसके पीछे कारण तो ये हो सकता है कि वो लगातार कई बार 6-7 बार वहां से विधायक बनते आ रहे थे, तो शायद लोगों ने सोच लिया कि शायद इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस तो लगातार 4 बार ही थी बाई इलेक्शन मिला के हिस्सेदारी कर लेंगे। हाँ, तो 4 बार भी जीत गए तो कंटिन्यूसली जो है वो काफी लंबा पीरियड हो जाता है। और एक हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया। ये क्या आप लोगों ने, ये क्या वजह ढूंढी? बहुत ज्यादा हो जाता है, 6-6, 7-7 बार भी लोग यहाँ पर चुनकर भेजे गए हैं चंडीगढ़ में विधानसभा में। और अगर ऐसा ही था, बहुत बार लड़ने से तो मजबूत होने की उम्मीद होती है किसी भी नेता की, तो फिर तो सीट बदल लेनी चाहिए थी। ये लग रहा था कि बहुत बार यहाँ से जीत चुके हैं। हाँ, बिल्कुल मजबूत होनी चाहिए थी, फिर लोगों ने नहीं बनाया। इसका सही कारण तो लोग ही बता सकते हैं। हमने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अभय सिंह ने भी किसी प्रकार की कोई मेहनत में और लोगों के बीच रहने की कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी लोगों ने उनको हराने का काम किया।
इसका जवाब तो मैं समझता हूं कि लोग ही दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मेरी समझ में आता है ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में एक नैरेटिव बना हुआ था कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, जो लोकसभा में था वही यहाँ पर हुआ, क्योंकि कांग्रेस के पास लगभग 28-30 सीटें थी। लोगों ने मन बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को यदि हरा सकती है तो कांग्रेस पार्टी हराने का काम कर सकती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बार का बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं हो पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक ही विधायक था और लोकसभा में भी हमारे को बहुत कम वोट मिली थी। लोगों ने मन बनाया कि कांग्रेस पार्टी के साथ लग जाओ यदि भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सत्ता से हटाना है तो। और इसी नैरेटिव के साथ जनता जो है ना पोलराइज हुई और कांग्रेस को जिताना, कांग्रेस को हराना, बीजेपी को जिताना, बीजेपी को हराना, इस दो ध्रुवीकरण हुआ पोलिंग का। लेकिन फिर भी कांग्रेस नहीं हरा पाई। अब हरियाणा प्रदेश की जनता ने कई प्रयोग किए। जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खपा था, दुखी था, इनको हटाना चाहता था, इनकी नीतियों से परेशान था, इनकी कार्य प्रणाली से परेशान था, वो चाहते थे कि इनको बदला जाए और उन्होंने बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी को चुनने का काम किया। 2019 में चुना, कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, भारतीय जनता का कुछ नहीं बिगाड़ पाई पार्टी का। लोकसभा 2024 में चुना जनता ने, तब कुछ नहीं कर पाई। और अब 2024 के जो विधानसभा के इलेक्शन है इसमें भी कुछ नहीं कर पाई। और इसके लिए जनता को कांग्रेस पार्टी ने नीचा दिखाने का काम किया। मैं इसके कांग्रेस के लिए एक बात कहना चाहूंगा ज्योति जी, कांग्रेस की बड़ी बड़ी कमजोरी रही है ये। जनता इनके साथ लगी, खूब लगी, लेकिन जनता को इन्होंने शर्मिंदा करने का काम किया। ये जो है शेर को मारने के लिए गिद्दड़ के हथियार लेकर के चलते हैं। आम कहावत होती है कि गिद्दड़ को मारने के लिए शेर के हथियार होने चाहिए। निश्चित तौर पर जिसकी सरकार सेंटर में है और जो हरियाणा प्रदेश में 2 योजना से शासन कर रही है और जिस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी जो है केंद्र की तरफ से इनके लिए अडॉप्ट की जाती है, मुख्यमंत्री को बदला जाता है, मंत्रियों को बदला जाता है, फैसलों को बदलने का काम किया जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रैटेजी लेकर के भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में आ रही है, उधर कांग्रेस के अपने आपसी झगड़े, अपने जो ना जूतम पजार होना, नौकरियों को बेचना, घरों को भरना, बड़बोलापन करना और बड़बोले नेताओं के बड़बोलेपन ने, इन सब बातों ने एक वेरी वीक स्ट्रैटेजी जो इनकी थी, जो कहीं भी नहीं खड़े होते थे। फिर और आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने क्या किया? आप लोग कांग्रेस की खामियां निकालते रहे। ये मुख्य विपक्षी पार्टी तो है और कई सीटों पर तो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं ये लोग। हालांकि ओवर कॉन्फिडेंट थे, पूरी तरह से दावे कर रहे थे सरकार बनाने की, वो नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों का क्या हुआ? एक विधायक से ठीक है, 2 विधायक हो गए। अभी कल ही रिजल्ट आया कि परसों हम चर्चा कर रहे, तब आप क्या कह रहे थे? 11-12 हमारे विधायक आएंगे, 7 बीएसपी के आएंगे, कुछ सीटों पर हम अभी हैं बहुत कड़ी टक्कर में है, सरकार हम बनाने जा रहे हैं। तो अब आप कांग्रेस की कमियां निकालते रहेंगे, कांग्रेस की खामियां ढूंढते रहेंगे और बहुत मंथन उसी पर करेंगे, तो आपकी पार्टी का कब अच्छा समय आएगा? क्या और ये काफी है? 2 विधायक आपकी पार्टी के जीते हैं, गठबंधन आप लोगों ने किया था। हाँ, क्या ये काफी है? क्या ये संतोषजनक है? हाँ, नहीं, बिल्कुल काफी नहीं है, बहुत कम है। हमें उम्मीद थी कि 10+ MLA हमारे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुमत के नजदीक जाएगी, बड़ी पार्टी बनेगी, कांग्रेस पार्टी जो है ना नंबर 2 की पार्टी बनेगी, लेकिन 30-32 के आसपास रह जाएगी और हमारी पूछ होगी। हमारे को जो है ना हम जो है ना डमरू लेके बजाएंगे, बताओ किसको आना है, किसको बनाना है। लेकिन ये जो कांग्रेस की वीक स्ट्रैटेजी ने हमारे को भी बेइज्जत किया और खुद इनकी तो होती ही है हर बार, इनकी तो हर बार आप ये सोच रहे थे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी बीजेपी, हम असेंबली होगी, जेजेपी की भूमिका में आ जाएगी इन्हें लोग, आप ये सोच रहे थे? ये सोच रहे थे आप लोगों की भी वही प्लानिंग थी जो जेजेपी ने पिछली बार किया, इस बार और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं आप लोगों को हुआ, क्योंकि लोगों को पता बीजेपी को जिसको वोट करना है डायरेक्ट बीजेपी को वोट कर देगा, जिसको विपक्ष का वोट करना है उन लोगों ने कांग्रेस को वोट किया, जिस बात की आप बार बार दुहाई भी देते हैं कि लोकसभा में लोगों ने सोचा कि मुकाबला दोनों में है। जिनको विपक्ष का वोट करना था उन्होंने कांग्रेस को वोट किया। चलिए कांग्रेस का रुख कर लेते हैं, उम्मीद करते हैं इनकी आवाज अब ठीक से हमें मिलेगी। ललित जी, आप कह रहे हैं कलेक्टिवली जिम्मेदारी ली जाएगी, लेकिन कुमारी सैलजा तो कह रही हैं जिनको लोगों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी जिनके पास थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई, और आप जान रहे हैं कहां निशाना वो साध रही थे। देखिए, मैं किसी भी नेता के पर्सनल कमेंट पे कुछ नहीं बोलूंगा,
मैं इस चुनाव के हालात पे बोलूंगा, क्योंकि अगर आपकी मंशा ये है कि हमारी कोई इंटरनल ऐसा कोई झगड़ा जिसको आप बढ़ा चढ़ा के पेश करते रहे हैं विपक्ष के लोग, तो हमारे विपक्षी जो है, आप एक बात देखिए कि कांग्रेस के पास 2019 के चुनाव में 28% वोट शेयर के साथ 31 सीटें थी। इस पे आप एग्री करते हैं नहीं? और चुनाव से पहले हमारे पास 27 थी। आज की तारीख में हमने 37 सीटें ली और 40 पॉइंट समथिंग हमारा वोट है, और इतना ही वोट जो है कोई आधा % का फर्क लगा लो, भाजपा का वोट है। तो इस पे तो हमें चिंतन करना है ना कि आधे % वोट से हम 10 सीटें हार जाते हैं। भाई अगर इनका आधा % कम होता तो ये 10 सीटें हारते तो विपक्ष में बैठते। कहीं ना कहीं जो गुना भाग है, या और जो भी इनके मुख्यमंत्री ने 4 दिन पहले सीटों की संख्या और वोट परसेंट का सीधा सीधा कनेक्शन नहीं है। आप जानते हैं जीत हार का जो मार्जिन है, किसी उम्मीदवार ने बहुत ज्यादा वोट भी लिए हैं, कोई बहुत कम मार्जिन से भी। हरियाणा में तो 32 वोटों से भी जीत हार हुई है। तो उसमें ये नहीं कि आधा % आप लोग ज्यादा ले लेते तो आप लोग सरकार बना लेते, या फिर इनकी आधा % वोट कम हो जाती तो ये विपक्ष में बैठते। मैं आपके मैथमेटिक्स से नहीं चलूंगा, मैं पिछले डाटे को अब के डाटा से कंपेयर कर रहा हूँ। पिछली बार भी तो ज्यादा कम लिया होगा ना किसी ने, पिछली बार भी यही सिनेरियो रहा होगा। सवाल ये है कि हमने 28% शेयर से पिछली बार 31 सीट ली थी, अब की बार हमने 40% शेयर से 37 सीट ली है, तो हमारी पोजीशन इंप्रूव हुई है। मेरे मैथमेटिक्स से नहीं चलिए ललित अरोड़ा जी, और मैं चलाने के लिए भी नहीं बैठी हूँ आपको। आप जो कह रहे मैं उस पर काउंटर में मैंने कुछ कहा, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। मैं कुमारी सैलजा ने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया के, वो हार के मंथन के बाद उन्होंने अपना रिएक्शन दिया के। वो उन्होंने कोई रिएक्शन दिया है तो हुड्डा साहब ने भी कोई रिएक्शन दिया था, उसको भी सुना दीजिए। सुनाया है उनका रिएक्शन भी, तो उसका फैसला आप नहीं करेंगी ना, पार्टी का हाईकमांड करेगा। मैं क्यों फैसला करूंगी? आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप किस तरह की बातें, नैरेटिव तो आप सेट करने की कोशिश कर रहे हो। मैं क्या नैरेटिव सेट करूंगी? आप लोगों ने जो नैरेटिव सेट किया, आप लोग, मैं तो ये पूछ रही हूँ ना, कह रहे थे सरकार बनाएंगे, भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे। मैं तो ये पूछ रही हूँ, हरियाणा की जनता ये जानना चाह रही कहाँ कमी रही, कहाँ चूक रही। तो आप सवाल जो पूछेंगे उसी का जवाब दूंगा। तो सवाल पूछ रही हूँ, आप उल्टा हर बात का उल्टा ही जवाब दे रहे हैं। आपसे मैथमेटिक्स नहीं सीखूंगा, आपके कहने से नहीं चलेंगी चीजें, आपने डिसाइड करेंगी। भूपेंद्र हुड्डा, अरे सुन तो लीजिए, आपने रिपोर्ट सुनी क्या? एक तो आप देरी से जुड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा को हमने सबसे पहले सुनाया था, सैलजा को हमने बाद में सुनाया। आपने सुना पहले? भूपेंद्र हुड्डा को हम सुना चुके हैं। आपको डिबेट करनी है तो बताइए, और अगर आपने दोषारोपण करना है तो आप बता दीजिए। मुझे कोई दोषारोपण नहीं करना, आपको उत्तर देने तो आप बता दीजिए आपको देने की नहीं। अरे वरे नहीं कीजिए मेरे साथ। क्या कह रहे हैं? अरे वरे नहीं बोलिए मुझे, अरे यार ये वो क्यों? अरे क्या है? असंवैधानिक शब्द है क्या होता है? क्या अरे क्या होता है? आप बता दीजिए। आप बता दीजिए। हरियाणा में ये अब बराबर के लोगों को भी नहीं बोलते हम। अरे कमाल कर रहे हैं ललित अरोड़ा जी, आप अब मेरी भाषा, मेरे शब्दों, मेरे सवालों पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं। पार्टी की बात भी करेंगे। सवाल बताइए क्या है, मैं जवाब दूंगा। मैं तो सवाल ही पूछ रही हूँ ना, जिम्मेदारी कोई लेगा क्या? सैलजा वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान को लेकर आप कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आप वोट % को लेकर कुछ कह रहे हैं, आप मेरे पे उल्टा कह रहे हैं, आपसे मैच नहीं सीखूंगा। तो आप किस तरह, आप पर्सनल कमेंट कर ही क्यों रहे हैं? पहले आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोट % की बात नहीं कर रहे, या इस तरह आप मेरे को काउंटर किस बात पे कर रहे हो? मैं अपना पक्ष नहीं रखूंगा। कमाल कर रहे हैं ललित अरोड़ा जी, आपको तो अरे कहने से भी दिक्कत। चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। विदु जी, मैं इनकी ठीक बात आपके पास आ रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं यही बता रहा हूँ, उसी तरफ जा रहा था कि हमने पिछली बार से इंप्रूव किया है। उस जवाब को आप सुनना नहीं चाहती। मैं ये कह रहा हूँ, पिछली बार कांग्रेस ने जो स्टेट में वोट लिए, उससे ज्यादा वोट लिए, उससे ज्यादा सीटें ली। अब सवाल उठता है, अगली बात तो करने नहीं दिया आपने। अगली बात ये है कि हम सत्ता में क्यों नहीं आए? जब सत्ता में आने के लिए जो हमने लोगों के सामने इशू रखे, बेरोजगारी के बारे में रखे, किसानों के बारे में, 750 किसानों की मौत हुई, कोविड के दौरान लोगों का रोजगार गया, नोटबंदी के मामले रखे, गृहिणियों को महंगाई के जो है रखे, मुद्दे रखे, साथ ही साथ जो बच्चे प्लान करके जा रहे हैं अपने खेत बेच के, उस पर रखे, आंकड़े दिए। अपराध में हरियाणा 10 स्टेट में एक है। हमने ये सारी चीजें पब्लिक के सामने रखी, लेकिन पब्लिक ने एक जातिवाद का नारा दिया कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो कोई इस तरह के नैरेटिव चले कि जाट नान जाट फलाना, लोगों को डराया गया। जीटी रोड बेल्ट में नर्मक बेल्ट कहते हैं इसको, अगर आप जानते हो, पानीपत, करना,
मालापुर क्षेत्र, ये वाली बेल्ट में। करनाल में हम 9 सीटें हार गए, पानीपत में हार गए, मतलब सोनीपत में भी हम सीटें हारे। तो ये जो बेल्ट है जहां से हमें उम्मीद थी अब की बार, वहां पे अदरवाइज तो देश वाली बेल्ट है, बागड़ बेल्ट है, ओवरऑल एक मिक्स रहा है। हमें सिर्फ 1% वोट और मिल जाता तो हम सत्ता में होते, इनके पास 1% कम हो जाता, तो इतना ही फासला है। कोई बहुत ऐसा नहीं होगा कि ठीक है हम विपक्ष में बैठेंगे और जो है जो इन्होंने मैंडेट पब्लिक ने दिया है उसको हम सिर माथे लेते हैं। जहां तक कुछ गड़बड़ियों की बात है, हमें जो पता लगा है उसके बारे में चुनाव आयोग ने हमें आज 6 बजे बुलाया था। अब वहां क्या मीटिंग होती है, क्या होता है, ज्यादा उम्मीद तो हमें नहीं है। तो वहां से जो होगा उसका जवाब भी पब्लिक को दिया जाएगा, जो वो हमें कहेंगे। तो इस तरह से हमने चुनाव मुद्दों पे लड़ा, उन मुद्दों को कहीं ना कहीं गौण करके जातिवाद की राजनीति की गई, जिसकी वजह से हमारे। ठीक है, आप 1% का ही सारा खेल बता रहे हैं विदु जी, और इसी बात पर मैं काउंटर कर रही थी। ये कह रहे 1% वोट हमें ज्यादा मिल जाता तो हम सरकार में होते, बीजेपी विपक्ष में होती। ललित जी, आप कृपा करके धैर्य से मेरा ये जवाब सुनिएगा। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बैठक में कांग्रेस के नेता जो आपको बोल देते हैं वो सीधा आकर आप स्टूडियो में बोल देते हैं, यहाँ पर काउंटर मिलता है। 40,000 वोट ज्यादा थे भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश की 2022 की। एक मिनट सुनो ललित जी, सुनो, कान खोल के सुनोगे तभी तो समझ आएगा, नहीं तो कांग्रेस का नैरेटिव पैडल करते रहोगे। ध्यान से सुनो ललित जी, ध्यान से, ज्ञान की बात बता रहा हूँ, कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूँ। आप अपने नेताओं से पूछना जो मैं कह रहा हूँ, अपने पास भाई ज्ञान अपना हमें नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूं एक बार अपने नेताओं से कन्फ्रंट करना। ये बात आप नेताओं की सुनकर, भाषण सुनकर यहां पर आकर बिना उसकी जांच के बोल देते हैं। आप भी वही 40,000 वोट ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश के 2022 के। ये सुनना ही नहीं चाहते, ये कान में बंद रुई डालकर बैठे। इनको हमारी बात जो है बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे फैक्ट की बात बोल रहा हूं, नोट करो इस बात को। 2022 दिसंबर 2022 में जो नतीजे आए थे हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की मात्र 25 सीटें आई, कांग्रेस की 40 सीटें आई, 15 सीटें ज्यादा। और छोटे से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 40,000 वोट ज्यादा थे, उसके बावजूद 15 सीटें कम थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो है, मेरी टीम ने अभी बताया कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो 2018 का चुनाव था, कांग्रेस की सीटें आई थी 114, भारतीय जनता पार्टी की सीटें आई थी 109। कांग्रेस को वोट मिला था 15,59,000, माफी चाहूंगा, ज्यादा हो। मध्य प्रदेश में 15 लाख वोट, 1,55,95,696। और भारतीय जनता पार्टी को मिला था, भाई मजाक ना करो, आपके ऊपर हंसी आ रही है, आपको फैक्ट दे रहा हूं और आप सुनने के बजाय मजाक उड़ा रहे हैं। भाजपा को मिला 1,56,43,623। तो दोनों के बीच में अंतर जो है, ये भी भारतीय जनता पार्टी को कितना ज्यादा वोट मिला, आपसे लगभग 1% वोट ज्यादा मिला, लेकिन मध्य प्रदेश में 5 सीटें कम आई। तो ये नैरेटिव्स कम से कम जो है ना, कांग्रेस की बैठकों में जो राहुल गांधी को सुनने वाले, उन्हीं की बुद्धि क्षमता वाले जो लोग हैं, उनके लिए ठीक है। या डिबेट चल रही है, यहाँ पर सभी प्रकार के लोग बैठते हैं। दूसरा, आपने कहा इश्यूज की बात। ज्योति जी, मुझे पता नहीं कितना समय आप दे पाएंगी, इश्यूज पर बात जरूर होनी चाहिए आज। ये दिल्ली से लाकर इशू हरियाणवियों पर थोपेंगे और कहेंगे हमारे इश्यूज पर हरियाणवी डांस करें, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। आपके सब झूठ थे, आपका नैरेटिव झूठ था। आपने किसानों पर झूठ बोला, किसान की समृद्धि की प्राचीर लिखने वाले कृषि कानूनों को आपने किसान के सौभाग्य को लूट लिया, उन कानूनों को वापस करवाया। विकल्प क्या दिया? शून्य। आपके पास विकल्प क्या है? आप उससे बेहतर क्या बता रहे थे? कोई नहीं। आपके पास मॉडल कौन सा है? 3 प्रदेशों में आपकी सरकार है, तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में। वहां पर आपने कैसे किसानों को समृद्ध किया? आकर हरियाणा में बताते ना। आपने पहलवानों पर झूठ बोला, पहलवानों को मोहरा बनाया और देश के अंदर यह नैरेटिव सेट किया जैसे आप लोग पहलवानों के हितकारी हो, जबकि आपका जब खुद का राज था तो ओरिजिनल दंगल गर्ल गीता फोगाट को कोर्टों में जाकर धक्के खाकर अपने हक को लेना पड़ा था। बबीता फोगाट को भी कोर्ट में जाना पड़ा था। आप कितना बुरी करते थे पहलवानों के साथ। कोई नीति नहीं थी, और कोई नीति नहीं होती तो तभी बंदरबाट होता जैसे भूपेंद्र हुड्डा का होता है। जो सबको कोई कुछ दे सकता है तो पॉलिसी दे सकती है, बिना नीति में केवल बंदरबाट होता है, जो कांग्रेस करती है हमेशा।
आपने सेना के ऊपर झूठ बोला, आपने अग्निपथ योजना पे झूठ बोला, आपने कोई विकल्प नहीं दिया। हमने कहा कि हम अगर सरकार में रहेंगे तो हम हर अग्निवीर को यहां पर शॉर्ट नौकरी भी देंगे। आप भी तो कह सकते थे कि हमारी 3 जगह सरकारें हैं, हम भी ऐसा करेंगे, या कम से कम हरियाणा में सरकार आएगी तो हम भी करेंगे। क्या हरियाणा में सरकार आकर अग्निपथ योजना आप बदल देते? नहीं बदल सकते थे आप तो सैनिकों को जूते नहीं देते थे। नेहरू के जमाने में जब नेहरू के कपड़े विदेशों से धुल के आया करते थे, उस समय भारत की सेना के पैरों में जूते नहीं होते थे। आपने तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जमाने तक हमें लाइफ सेविंग जैकेट्स नहीं दी हुई थी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स जो है 1 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट्स मोदी शासन के अंदर आई है। आपने क्या दिया? कौशल रोजगार पर झूठ बोला आपने कौशल रोजगार की तुलना किससे की? पक्की नौकरी से, जबकि कौशल रोजगार किसका विकल्प था? कच्ची नौकरियों का। आपने जो ठेकेदारी प्रथा की हुई थी कौशल रोजगारी कराए, आपने विकल्प क्या दिया? शून्य, जीरो, कोई विकल्प नहीं। बेरोजगारी पर आपने झूठ बोला। अपने राज्य में 86,000 नौकरियां दी, हमने 1,43,000 नौकरियां दी। हम आपसे 1.5 गुना ज्यादा नौकरी देकर हरियाणा में हमने बेरोजगारी फैला दी, और हमसे आधी नौकरियां देकर आपने हरियाणा को सबको रोजगार दे दिया, सबको कलेक्टर बना दिया। हिमाचल प्रदेश में आप लोग 2-2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कर्नाटक के अंदर आपने दूध के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर सेस बढ़ा दिया है। आपकी जो फर्जी गारंटियां उनको पूरा कर नहीं पा रही है सरकारें। तेलंगाना की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम राहुल और प्रियंका की गारंटी पूरी नहीं कर सकते। आप झूठ फैला रहे थे। मैं खत्म कर रहा हूं ज्योति जी। आप चाहते थे कि आपका जो दिल्ली से आया हुआ झूठ है उसको हरियाणा की जनता खरीद ले। हरियाणा की जनता नहीं खरीदा। हरियाणा की जनता के अपने मुद्दे थे। हरियाणा की जनता के मुद्दों के साथ जुड़ो। आप 5 साल का समय है, सीखो, दोबारा से आओ। बीच में ना बोलो। पता नहीं है ललित जी विदु जी, क्योंकि हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता आप जुड़ गए हैं, उनके ओपनिंग स्टेटमेंट हम लेते हैं। अरोड़ा साहब रुकिए, थोड़ा रुकिए। किसी को भी पॉलिटिकल स्पीच के लिए नहीं बुलाया है। आप देरी से जुड़े थे, इसलिए आपसे देरी से सवाल जवाब हो पाया। अजय जी, हमारा 1% से भी कम वोट है, और जो आपके दोनों के हमारा अंतर है। आप बड़े विद्वान बन रहे हो, हमें कुछ भी नहीं पता है, क्या बात कर रहे हैं आप? अगली बार 1% वोट लायक नहीं रहोगे। अगली बार 1% वोट, अब की बार तो जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल का वोट खा लिया आपने। अगली बार जनता भ्रम में नहीं आएगी। अगली बार इनालो का हक मिलेगा, जेजेपी को जनता को उसका फंसा दिया। ललित जी, आप सुनिए एक बार, मैं जेजेपी को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी। हरियाणा की जनसंख्या का 2 करोड़ 66 लाख का 1.8। आपने शायद हेडफोन्स लगाए नहीं है। आपने हेडफोन्स नहीं लगाया, आप मेरा सवाल नहीं सुन पा रहे। मैं क्या बोल रही हूँ, किसने बोल रहा है? आज 40 लाख लोगों को हरियाणा में मिल रहा है राशन, पीपीपी के कारण मिल रहा है। पीपीपी के कारण 40 लाख लोगों को राशन मिल रहा है। आप लोग 8 लाख को देते थे। क्या बात कर रहे हैं? आपके झूठ कांग्रेस की बैठकों में चल सकते हैं, टीवी स्टूडियोज में नहीं चलने देंगे हम। हरियाणा की जनता भी नहीं आपका झूठ खरीद रही है। प्रधानमंत्री आप शर्म कीजिए, और लगातार शर्म कीजिए, और शर्म कीजिए कि आप भारत के विरुद्ध में लगातार बोलते हैं। भारत विरोधी आचरण हो गए। अगर आप गलती से जीत जाते तो पाकिस्तान में पटाखे चलते। ललित जी, विधु राहुल जी, आप लोग रुक जाइए। आप दोनों के अलावा 2 प्रवक्ता और हैं हमारे साथ डिबेट में। विधु जी, आप रुकिए अभी, इनको म्यूट कीजिए। कांग्रेस प्रवक्ता को म्यूट कीजिए अभी, ऐसे नहीं डिबेट चलेगी। अजय जी, सबसे बड़े नेता आपके केवल हारे नहीं, मुकाबले में ही नहीं थे, 5वें नंबर पर थे शायद। दिग्विजय भी नहीं जीत पाए। ज्यादातर जगहों पर आप खुद ही बता दीजिएगा कहां कहां आपकी जमानत नहीं बची। इतना बुरा हाल जी, क्या हुआ? ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और विदुर रावल जी को बधाई, और जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता साथी बैठे हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता बैठे, इनकी हौसला अफजाई करते हुए मैं तो इतना ही कहूंगा। परवीन शाकिर साहब का एक शेर है कि मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंखें रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, और मजा तो तब है जब हार करके भी मुस्कुराते रहें, हमेशा ही जीत जाना कमाल थोड़ी है। तो जो ललित अरोड़ा जी हैं वो आप पर बार बार मैं देख रहा था भड़क रहे थे। कोई बात नहीं, जनता जनादेश ने जो फैसला किया उसे सहर्ष स्वीकार करो। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, अरोड़ा साहब भड़को मत।
और आपने जैसा कि कहा ज्योति जी, मैं फेयरली इस बात को एडमिट करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में अगर दोबारा भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई, उसका सबसे बड़ा अगर कोई कारण देखने को मिला है वो भूपेंद्र जी हुड्डा है। वजह यह है कि जैसे ही हमारा और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा, कांग्रेस के साथियों ने प्रचार करना शुरू किया कि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन इसलिए तोड़ा है ताकि वोट में डिवाइड किया जा सके, वोट डिवाइड किया जा सके, भारतीय जनता पार्टी को फायदा उठा सके। हर एक मंच से हमें वोट कटवा कहा गया, वोट काट देंगे, वोट काट देंगे। और यही वजह रही कि लोकसभा। अजय जी आपके पास आएंगे, आप उत्तर पूरा कीजिएगा, लेकिन पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयुक्त से हुई मुलाकात के बाद, वो हम सीधे इस वक्त सुनवा रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस से भी इस पर रिएक्शन लेंगे, बीजेपी से भी बात होगी। अभी जेजेपी प्रवक्ता अपना चूंकि जवाब पूरा कर रहे थे। अजय जी, कांग्रेस जो ईवीएम को लेकर सवाल उठा रही है, कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि कुछ तो गड़बड़ी हुई है, इसे कैसे देख रही है जेजेपी? मुझे नहीं लगता, कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही और जनता ने जो जनादेश दे दिया, हरियाणा प्रदेश ने जनादेश दे दिया भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना चाहिए कि हम हरियाणा प्रदेश के जनमानस का दिया हुआ जनादेश शर्मा स्वीकार करते हैं, जो फैसला दिया उसको स्वीकार करते हैं। अब भांडे फोड़ना ईवीएम पर, जेजेपी पर, आईएनएलडी पर, तो अब ये चलने वाला नहीं है। हरियाणा प्रदेश के लोग पहचान चुके हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था ज्योति जी, हमारा रीजन ही सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जैसा कि उन्होंने ये भ्रम फैलाया हरियाणा प्रदेश के लोगों में कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और जेजेपी को अगर वोट दिया तो वोट वट जाएगा, इसलिए कांग्रेस को वोट करो। दूसरा, उन्होंने जो भ्रम फैलाया कि अगर दुष्यंत चौटाला समर्थन नहीं देता बीजेपी को तो सरकार ही नहीं बनती। उसके बाद ये भ्रम फैलाया अगर दुष्यंत चौटाला जी किसान आंदोलन के दौरान समर्थन वापस ले देते तो बीजेपी की सरकार गिर जाती। इस तरह के झूठ बोले गए और लोगों में भ्रम फैलाया गया। आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप भी तो हरियाणा से, कि हरियाणा के लोगों को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। हमने बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन बिल्कुल ही मानने को तैयार ही नहीं हुए और कांग्रेस को कहीं नुकसान ना हो जाए इसलिए वोट दो ही दड़ों में बढ़ा, एक बीजेपी को हराने वाला और एक बीजेपी को जिताने वाला। जो बीजेपी को जिताना चाहते थे वो बीजेपी की तरफ डाइल्यूट होकर के गए और जो बीजेपी को हराना चाहते थे उन्होंने कांग्रेस की तरफ अपना वोट डाइल्यूट कर दिया। इस तरह से ये हालात जननायक जनता पार्टी को देखने को मिले। और मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहता हूं कि राजनीति में अप डाउन चलते रहते हैं। 1972 के लोकसभा चुनाव, 1972 के विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल ने 2 जगह से चुनाव लड़ा, तोशाम से और आदमपुर से, और आपको भी पता है कि दोनों जगह चौधरी देवीलाल जी की जमानत जब्त हो गई। बावजूद इसके 1977 में सिर्फ 5 साल बाद वो हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि उन्होंने 90 में से 85 सीटें जीती, इतिहास रच दिया था। और फिर 1987 में फिर हरियाणा प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने और फिर 89 में वो देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। तो जमानत जब्त होना राजनीति में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो बिल्कुल नहीं, वो अलग अलग तरह के हालात थे। एक वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं बांग्लादेश निर्माण के बाद, तब आप जानते हैं किस तरह की हवा थी, किस तरह की आंधी थी। एक आप आपातकाल की बात कर रहे हैं, विधु जी उसमें डिसएग्री कर रहे हैं क्योंकि वो गठबंधन का कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे कि अकेले अपने बूते नहीं थे देवीलाल, इस बात का हवाला भी कई बार दिया जाता है। चलिए मैं क्योंकि ठीक है, आप जल्दी अपनी बात करिए, कुछ रहता है तो बोले। राजनीति में कब कौन से मुद्दे पर जनता जनावाम साथ खड़ा हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता और राजनीति में ये चलता रहता है। विदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये जो सीएम साहब ने पीसी की थी वोटिंग की, क्योंकि लगातार जिस तरह के एग्जिट पोल्स आए उन पर कार्यवाहक सीएम नायब सैनी ये कह रहे थे कि कांग्रेस हैरान तो होगी, ईवीएम पर सवाल भी उठाएगी। तो इस बात का हवाला कांग्रेस अब दे रही है कि कुछ सेटिंग इस तरह की कर ली गई थी। बैटरी को लेकर भी, बैटरी ड्रेनेज को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि 99% कैसे रही, पोस्टल बैलेट में हम आगे थे तो ईवीएम खुलते ही हम पीछे कैसे चले गए। तो ये गड़बड़ियां की गई हैं जिसको लेकर शिकायत कांग्रेस ने दी है। हमारे विपक्ष के जो नेता हैं उन्होंने अपने मन में एक थ्योरी बनाई हुई है कि लोगों को बहकाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। अब इस थ्योरी का फायदा उठाने के लिए वो ऐसी थ्योरीज निकालते हैं, ऐसी चीजें निकालते हैं जिसे लोग खरीद लेते हैं और इनके समर्थक जो हैं उसमें बहुतायत में होते हैं। क्योंकि इतनी बुरी हार हुई है, इतने बड़ बोलेपन के बाद जो लोग 70 सीटें कह रहे थे और आए नीचे 37 सीटें भी नहीं आ पाई, उनकी बड़ी मुश्किल से आ पाई हैं।
ये इस कारण से अपने समर्थकों को ये सांत्वना देने के लिए और उनको अपने साथ चिपकाए रखने के लिए ये इस प्रकार से बहकाया जा रहा है, जबकि सच यह है कि हरियाणा की जनता तार्किक है, हरियाणा की जनता को समझाया जा सकता है, हरियाणा की जनता तर्कों को, तथ्यों को समझती है। और इसका सबसे प्रत्यक्ष जो अगर कोई सबूत है तो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत जो है, पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनी है, हमने हैट्रिक लगाई है तीसरी बार। सच के नाते झूठ बोल बोलकर आपने माहौल बनाया और बाद में आप खुद के झूठ के प्रिजनर बन गए, आप खुद के झूठ के कैदी बन गए। आप खुद का झूठ जो आपने शुरू किया था ये सोचकर कि मैं झूठ बोल रहा हूं, बाद में आप खुद के झूठ को यकीन करने लग गए। शुरू से मैं ये बात कहता था कि जिसने गरीब के लिए इतना अप्रितम काम किया हो वो नायब सैनी हार ही नहीं सकते कभी भी। मैं फिर से ये बात कहता हूं, आज या आज से 5 साल बाद जब भी आपको चुनाव देखेंगे, आज की स्थिति में अगर कभी भी चुनाव हो जाए और ये कांग्रेस का भ्रम और हट गया, अब आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अपराजित हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वाली गलतियां नहीं करती, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई कमजोर क्षण में कोई गलत काम नहीं होते जैसे कांग्रेस करती है, तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर अपराजित होने की कगार पर खड़ी है। क्योंकि गरीब के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, गरीब से ज्यादा एहसानमंद कोई नहीं होता, गरीब कृतघ्न नहीं होता कभी भी। गरीब के लिए जब कोई काम करता है तो गरीब उसको सिर पर बिठा लेता है, और ये गरीब की आवाज में ईश्वर की आवाज होती है। इसी कारण से जो लोग ये कहते हैं कि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, अब मसलन राहुल गांधी आकर बार बार अडानी अंबानी यहां हरियाणा में करते हैं, तो क्या लोग रॉबर्ट वाड्रा को नहीं याद करते? अडानी अंबानी के खिलाफ आपके पास क्या है? आप कौन से एक मुद्दे पर यह कह सकते हो कि फला जगह पर अडानी अंबानी ने गड़बड़ की हुई है, कोई गलत टेंडर लिया है, जबकि आपकी सरकारों में उनको टेंडर मिलते हैं, बड़े बड़े मिलते हैं। हरियाणा के अंदर तो जीता जागता सबूत है कि सेक्शन 4 और सेक्शन 6 लगाकर। ठीक है, मैं अब डिबेट में आगे बढ़ रही हूँ। लास्ट कमेंट के लिए मैं छोटा सा उस पर रिएक्शन बता दूं, छोटा सा उस पर रिएक्शन आपको दे दूं। मैं कांग्रेस की खुद की बैटरी डाउन है, नॉन स्टॉप हरियाणा को नहीं रोक पाएंगे, और ये केवल और केवल आरोप हैं, इसके पीछे कोई सबूत नहीं दिखाया उन्होंने। उनके खुद के जो बूथ पर एजेंट हैं, उनके सिग्नेचर्स लगे हुए हैं सील पर। अगर ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ होती तो ईवीएम खुलने ही ना देते, लेकिन क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला है ये, इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने मंद बुद्धि नेतृत्व की बात से प्रेरणा लेकर चले, मैं कांग्रेस से भी इस पर प्रतिक्रिया लेती हूँ और उनके सामने ये तर्क वो पेल देंगे। जनादेश का सम्मान होना चाहिए, दूसरी पार्टी आप लोगों को नसीहत ही दे रही है ललित जी, और जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं इन्हें बेसलेस बताया जा रहा है, बीजेपी की ओर से भी, जेजेपी की ओर से। ये सज्जन बोल रहे थे मंदबुद्धि नेतृत्व, आपने रिएक्ट नहीं किया। ये भाषा है, सभ्य भाषा है। मैं बोलूँ ना प्रधानमंत्री के बारे में कि चोर है कोई अच्छा रहेगा, चौकीदारी चोर है फिर बोलूँ मैं, झूठे आदमी के बारे में बताऊं मैं, 15 लाख के बारे में बोलूं कि चोर आदमी है, एक तरीका है, बोलूं ये सारी बातें, ये अच्छा लगता है। आप क्या नहीं बोल पाए हैं आज तक? अरे चुप रहिए, आपने आज तक क्या नहीं बोला? सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, पागल कुत्ता, नीच, कातिल, रंगा बिल्ला, बंदर, क्रूर, भोपू, जेब कतरा, गंदी नाली का कीड़ा बोला अपने देश के प्रधानमंत्री को, बोला है, वोट का सौदागर बोला आपने। आप अपना इतिहास भूल गए क्या? एक आदमी डिबेट में बोल रहा है, आप बोलने नहीं दे रहे हो, और इतने घमंड अच्छा नहीं है। ये सरकारें बदलती रहती है मेरे भाई, शांति से बैठिए। आप मेरे बीच में नहीं बोल रहे थे क्या? आप सुनिए ना, आप मेरे बीच में नहीं बोल रहे थे क्या? बोल रहे हैं, चुप रहिए, आप मेरे को बोलने दीजिए। मैं तो बीच में, आप 40 मिनट से आप ही बोल रहे हैं, शांति से सुनिए। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो दिखाया जा रहा है। 9 मंत्री आपके हार गए, तो उस पर बात कीजिए ना, कैसे हारे? परफॉर्मेंस की बात नहीं थी क्या? आपका प्रदेश अध्यक्ष हार गया, नहीं दिखा आपको? जनता ने उनके प्रदेश अध्यक्ष इनको अपनी बात कहने दीजिए। ललित जी अगर हमने, सुनिए, मैं एक बात बहुत सम्मान के साथ 1 मिनट के लिए कह रही हूँ, फिर आप ही बोलेगा। हमने आपको डिबेट में इनवाइट किया कि बोलने के लिए बुलाया गया, मुख्य विपक्षी पार्टी है, आप उसके प्रवक्ता हैं, बहुत सम्मानित है, लेकिन बार बार आपका फोन कट रहा है सर, बार बार आप है नहीं हमारे साथ। अब मैं बोल रहा हूँ तो फोन कट गया। नहीं, बीच आप जो ये ताना दे रहे हैं बार बार की 40 मिनट ये बोले, तो सर आपका फोन बीच में कटा है, देरी से आप जुड़े हैं, तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? तो अभी तो आप उत्तर ही दे रहे हैं, लेकिन बीच में आप ये ताना जो दे रहे हैं उस पर मैं जवाब दे रही हूँ। ऐसा नहीं कि हमें बीजेपी को ही बोलने देना, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपका फोन कटा है। आप कम टाइम हमारे साथ डिबेट में अब तक रहे हैं, तो आपको कम टाइम अभी तक मिल पाया है, और अभी आप उत्तर दे ही रहे हैं। बोले,
आज की डिबेट खत्म करने दीजिए, आगे सोच के आपके साथ डिबेट में आएंगे कि आपका जो व्यवहार है उसको सोचेंगे। मैं ये कह रहा हूँ 9 मंत्री इनके हार गए, उस विषय पे ना तो एंकर कुछ बोलता है, विपक्ष बोलता तो जवाब नहीं आता। इसका मतलब उनका गवर्नेंस पार्ट में कोई कमी थी, पब्लिक की सेवा नहीं कर पाए, ठीक है ना। दूसरी बात, अब आप ये बताइए कि एक भी दिन इनका मुख्यमंत्री सदन में नहीं गया और दावे इतने कर दे कि हमने विकास कर दिया इन 6 महीनों में। 12 मार्च के बाद विकास की नदियां बह गई, कौन सी नदियां बह गई? फिर मैंने एक प्रश्न उठाया कि 80.80% से हम 11 सीटें हार गए, हमारी 37 है, इनकी 48 है ना, कि कुछ और आंकड़ा है। तो अगर 6 सीटें हमारी तरफ आ जाए तो ये 42 पे आ जाते हैं। ये जो हमारी बुरी हार कैसे हो गई? किस तरह से बुरी हार है? वोट परसेंटेज आपसे 0.80 कम है तो बुरी हार हो गई है। पिछली बार से सीटें हमारी बढ़ी है। आप तक क्या तर्क है और इससे क्यों? ये ठीक है, कोई आपने धन बल शराब खर्चा नहीं किया, नकदी नहीं बांटी होगी, दुनिया भर के आपके ऊपर इल्जाम है हर जगह। उसके अलावा एक सवाल अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने उठाया, ईवीएम में जो जहां पे आप जीते हैं उन बूथ पे 0.99 की बैटरी है, जो बैटरी का परसेंटेज है हमारे वाले में 60 से 70% है। तो ये कहीं ना कहीं आरोप है ना, कभी आपने सबूत क्या है? अरे भाई बोलने दीजिए ना, आपने कुछ किया? अभी हमारे अध्यक्ष ने जाम लगाया, उससे बात कीजिए। कुछ भी बोलेंगे? ये जो संदेह आपके ऊपर आया है ना, इससे क्लैरिफिकेशन जो है आपने वो देंगे अपना चुनाव योग के, उसके बाद भी चीजें सामने आएंगी, धीरे धीरे पता कर रहा है। ठीक है, उस बेल्ट में हमारा, लेकिन हम पिछली बार से वोट परसेंटेज बढ़ा है, दोबारा सुन लीजिए, हमारी सीटें बढ़ी हैं और कोई ऐसी हार की है तो शर्मनाक हार है। आप लोगों की हार शर्मनाक, आप तो 400 पार जा रहे थे, राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे थे, 33 सीटों पर जाके उत्तर प्रदेश में। जरा शांति से समझ के, और दूसरे व्यक्ति के पास भी कुछ कहने को है, हमारी कोई शर्मनाक हार नहीं है और हम विपक्ष में बैठेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? प्रजातंत्र की एक खूबसूरती है, एक बंदा विपक्ष में पार्टी बैठती है, एक पक्ष में बैठती है। आप तीसरी बार जीतते तो कौन सा आपने कद्दू में तीर मार दिया भाई? दुनिया जीतती है, क्या हो गया? हमने 56 साल राज किया, उसमें क्या दिक्कत है? अभी तो आप नए बादशाह बने हो, आपको यूं शो करते हो जैसे हरियाणा में के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार 3 बार सरकार बनाने का अवसर दिया जनता ने। आप जैसे शब्द चेंज करके लाए हो ना, हमें सारा जवाब देने आते हैं, लेकिन एक शालीनता भी होती है डिबेट के अंदर में, शालीनता से बने रहिए और जब मैं खत्म करूंगा आपकी बात मैं सुनूंगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो झूठ का नैरेटिव इन्होंने बनाया है हरियाणा के अंदर में, वो क्लेम खुलते हो सकता है फिर ये कुछ जयप्रकाश आ जाओ, फिर ऐसा आंदोलन हो जाए, तो ये भी समझ लेना चाहिए। ज्यादा मत उकसाओ लोगों को, ये चीजें अभी आपके हित में नहीं है, खुद के इतना ज्यादा मत उसलिए आराम से बैठिए, अपने पब्लिक की सेवा करिए। मुख्यमंत्री आपने ज्योति जी लगातार वही बातें कही जा रही है, डिबेट का समय नष्ट कर रहे हैं। सुन ही रहा है, पूरा हरियाणा सुन रहा है। मुझे नहीं पता मेरे किस व्यवहार से इनको परेशानी हुई है, ठीक है, अगर है भी तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। रेड्डी साहब, लास्ट कमेंट आपका। हमें तो बैटरी ने मारा, गैरों में कहां दम था। हमें तो बैटरी ने मारा, गैरों में कहां दम था। हम तो वहां मरे जहां बैटरी में भी चार्ज पूरा भरा था। क्या हम तो वहां मरे जहां बैटरी में भी चार्ज पूरा भरा था। इन बहानेबाजियों से, इन आरोप प्रत्यारोपों का क्या फायदा है? आखिर इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी पुरानी पार्टी है, कम से कम आरोप वो तो लगाइए जिसको जनता सुने और माने कि हाँ भाई ये आरोप हो सकता है। अरे भाई, जब सुबह बैलेट पेपर खुलते हैं, कांग्रेस पार्टी 70 के पास पहुंचती है और पूर्व मुख्यमंत्री के कैंपस में जलेबियां बांटनी शुरू हो जाती हैं, लड्डू बांटने शुरू हो जाते हैं, तब तो उस बैटरी में चार्जेज बिल्कुल कम थी, 2.9 थी। और जब आपकी सीटें दिन प्रतिदिन शेयर मार्केट की तरह धड़ाम से गिर गई, फिर वो बैटरी में चार्जिंग फुल हो गई। ये कैसे तरीके हैं? देखिए, ये केवल और केवल इनका जो है ना, वही बात जो है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनकी बैड स्ट्रैटेजी, इनका बड़बोलापन, इनका घमंड इनको लेकर के बैठा, आगे भी लेकर के बैठेगा। ये कभी सफल नहीं हो सकते। हरियाणा प्रदेश की जनता ने पूरा प्रयोग करके देख लिया, पूरा मौका दे करके कांग्रेस को देख लिया। अब तो मैं हरियाणा प्रदेश से ये निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने बहुत कुछ त्याग किया। ज्योति जी, मैं एक रियलिटी बताता हूँ। पोलिंग से पहले दिन मैं बस्ते बंटवाने के लिए मेरे हलके में गया हुआ था, और जो हमारे पुराने वर्कर थे, 25-25 साल से पदाधिकारी थे,
उन्होंने भी हाथ जोड़ करके ये कहा कि हम एनएलओ के लिए बूथ पर बैठेंगे, काम करेंगे, लेकिन वोट कांग्रेस को देंगे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इतना जुनून था लोगों में। लेकिन क्या करें, किसी ऐसे आदमी के साथ लग गए जो खुद ही खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ लगोगे तो हम भी लंगड़े हो गए ना साथ में ही। तो ये सारी की सारी इनकी बैड पॉलिसी। चलिए सर, समय कम है अजय जी। मुझे अब इंडियन अभी कल से हम देख रहे हैं जब से बीजेपी आगे भी निकली और बीजेपी जीती, इनेलो और जेजेपी वाले बड़े खुश हैं। भले ही आप लोगों ने कहीं कुछ आप लोग नहीं कर पाए हरियाणा में, लेकिन आप लोग भी खुश हैं। बीजेपी की जीत में भी आप लोग खुश हैं। कांग्रेस की हार से आप लोग खुश हैं। तो जो आरोप कांग्रेस लगाती रही कि आप लोग तो बी टीम है, आप तो बीजेपी के एजेंट हैं, आप लोग तो सही साबित कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसे। ज्योति जी, हम चौधरी देवीलाल के विचारधारा के लोग हैं। जब उनकी जमानतें जब्त हो गई थी तब भी उन्होंने सहर्ष हरियाणा प्रदेश के जन आवाम के जो जनादेश दिया उनको सहर्ष स्वीकार किया। आज हम भी सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं कि हरियाणा के जनमानस ने जो हमारी जमानत जब्त कर दी वो भी हम सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ललित जी के साथ तकलीफ क्या है, ये इसलिए जल्लाद कर रहे हैं, आप पर भड़क रहे हैं क्योंकि हुड्डा साहब ने तो चीफ मिनिस्ट्री की शपथ लेने का अमूर्त निकलवा लिया था। अब वो बातें पचा नहीं पा रहे, इसलिए ये बार बार जल्ला रहे हैं। भाई ठीक है, हरियाणा प्रदेश के जनमानस ने फैसला दे दिया, उसको से कभी ईवीएम पर भाषा वो फोड़ रहे हैं, कभी मीडिया पर फोड़ रहे हैं, तो सहर्ष स्वीकार करो। और मैं तो अंतिम बात इमरान प्रतापगढ़ी का एक शेर है, उसके साथ समाप्त करूंगा अपनी बात को कि दायरे में सिमट करके आएगा, हर रिवायत से हट करके आएगा। 32 साल का युवा है दुष्यंत, हरियाणा प्रदेश के आशीर्वाद से पलट करके आएगा। 36 साल के विद्युत जी, लास्ट कमेंट बहुत जल्दी। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं, ये कांग्रेस का ईवीएम के ऊपर रोना और फिर उसी मुख से कहना कि भाजपा के 9 मंत्री हार गए, उसी ईवीएम से हारे हैं, उसी ईवीएम से हारे हैं जिसमें आप 99 सीट लेकर खुद को 299 मान रहे थे। कांग्रेस की परमानेंट विदाई हरियाणा से हो चुकी है, कांग्रेस का सफाया हो चुका है। आज के बाद कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी हरियाणा में नहीं मिलेगा। ये हरियाणा की जनता की जीत है। उस पार्टी से उन्होंने तिलांजलि ले ली, उनसे मुक्ति पा ली जो नफरत की फैक्ट्री चलाती है और उस फैक्ट्री में जलेबियां बनाती है। ललित जी, लास्ट कमेंट आपका भी। किसी ने ये नहीं कहा सर कि आप लोगों की हार शर्मनाक है या बुरी हार है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक हवा थी जिसका जिक्र ये था कि आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग सरकार नहीं बना पाए, तो उसकी वजह पूछी जा रही है। बोलिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने हमारे को पिछले चुनाव में कहा था कि 20-25 भी पार नहीं होंगे, हम 99 पे पहुंच गए। इसका इनको हरियाणा ये तो कहते थे कि हम कांग्रेस को खत्म ही कर देंगे हिंदुस्तान से। कांग्रेस तो एक वटवृक्ष है, ईवीएम से पहुंचे रक्त बीज है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप जैसे बहुत है बहुत चले गए। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, हमारी जड़ें इस भारत में है और हम एक धर्मनिरपेक्ष स्टेट की बात करते हैं। आपकी तरह हेगड़े जी की तरह जो इनका जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो यूं कहता है कि भारत का जो लोग रहते हैं वो पहले हिंदू समझे, भारतीय न आप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, बना रहे हो आप शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आप कहते हैं हिंदू बनिए, हिंदू स्टेट की बात करते हैं आप जो है प्रस्तावना पढ़िए, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हिंदुस्तान के संविधान की और धर्म भारत हिंदू राष्ट्र ही है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है। हिंदू राष्ट्र में सभी धर्म रह सकते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया, चर्चा हमने की। तो हरियाणा के परिणाम को लेकर बीजेपी की जीत, कांग्रेस की हार और अन्य दलों के प्रदर्शन को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।